नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, सीटेट जुलाई 2024 सोशल साइंस के लिए एक ऐसी मैराथन वीडियो लेकर आ चुका हूं जिसमें क्लास 6 से लेकर 8 तक संपूर्ण एनसीईआरटी को खत्म किया गया है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और पेडागोजी के ऐसे टॉप क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण साबित होंगे। उसी के साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इस वीडियो में सम्मिलित किए गए हैं। आइएगा इस महत्वपूर्ण क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। क्वेश्चन कहता है कि वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। किसके आधार पर? वितरण के आधार पर यहाँ पर बात की गई है। वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन, जैव संसाधन और अजैव संसाधन, सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन। राइट जवाब यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन, जो कि वितरण के आधार पर संसाधनों का वर्गीकृत किया जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए सर्वव्यापक संसाधन क्या होते हैं, ऐसे संसाधन जो सभी जगहों पर, सभी जगह पर व्याप्त होते हैं। क्या होते हैं? सभी जगह पर व्याप्त संसाधनों को सर्वव्यापक संसाधन कहा जाता है। जबकि स्थानिक संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जो कि कुछ ही विशेष स्थानों पर पाए जाते हैं, यानी कि सभी जगहों पर आपके नहीं पाए जाते हैं, वो आपके होते हैं स्थानिक संसाधन। चलिए एक एक करके इन सभी संसाधनों के बारे में यहाँ पर जान लेते हैं। अगर बात की जाए जैव संसाधन, जैव जिसमें क्या होता है? जीवन होता है। जिसमें जीवन होता है वे आपके जैव संसाधन हो जाते हैं। जैसे आपके जीव हो गए, जंतु हो गए, पेड़ पौधे हो गए, ये सभी आपके जैव संसाधन हो जाएंगे। वहीं बात करी जाए अगर अजैव संसाधन की, ये ऐसे संसाधन होते हैं जिनमें जीवन आपका नहीं होता है। बात करें पत्थर की, चट्टान की, धातु की, तो आपके ये कैसे संसाधन हो जाएंगे? ये आपके अजैव संसाधन यहाँ पर हो जाएंगे। अगर बात करी जाए नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहीं से पूछा जाता है, नवीकरण संसाधन से और अनवीकरण संसाधन से। अगर आपने इन दोनों को समझ लिया, आप हर प्रकार के क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। नवीकरण संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिनको पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? पुनः उत्पन्न या प्राप्त भी इनको किया जा सकता है। ऐसे संसाधन को नवीकरणीय संसाधन के नाम से जानते हैं। इसके उदाहरण की यहाँ पर बात करें, जैसे आपकी सौर ऊर्जा हो जाएगी। कौन सी ऊर्जा? आपकी सौर ऊर्जा हो जाएगी, जल ऊर्जा हो जाएगी, आपकी पवन ऊर्जा आपकी हो जाएगी, ठीक है, और आपकी भूतापीय ऊर्जा हो जाएगी। तो ये सभी आपके नवीकरण संसाधन के अंतर्गत आ जाएंगे, जो कि कभी समाप्त नहीं होती है। ये कभी समाप्त नहीं होते हैं, इसलिए इनको मतलब कि असमाप्त भी कहा जाता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर अनवीकरण, यानी कि जो पुराने हो चुके हैं संसाधन, जिनको परंपरागत के नाम से भी जानते हैं, परंपरागत संसाधन को ही कहते हैं अनवीकरण। ऐसे संसाधन होते हैं जिनको एक बार प्रयोग करने के बाद खत्म हो जाते हैं, वे आपके होते हैं अनवीकरणीय संसाधन। जिसकी मैं बात करूं, आपके खनिज हो जाएंगे, खनिज आपके हो जाएंगे, पेट्रोलियम आपका हो जाएगा, कोयला आपका हो जाएगा, जो कि अनवीकरण संसाधन यहाँ पर हो जाएंगे। वास्तविक संसाधन की मात्रा वास्तविक होती है और संभाव्य संसाधन जिनकी संभावना हो। तो चलिए इस क्वेश्चन को आपने समझ लिया होगा, यानी कि संसाधन टॉपिक मैंने यहाँ पर पूरा का पूरा खत्म कर दिया, वो भी आपको समझाने के माध्यम से। किसके शासन में सबसे ज्यादा संख्या में अभिलेख लिखे गए? अशोक, चंद्रगुप्त, कर्ण या हर्षवर्धन? यहाँ पर सही जो आंसर है आपका वो यहाँ पर होगा अशोक के अभिलेख सबसे ज्यादा मात्रा में लिखे गए हैं। अशोक के अभिलेख सर्वप्रथम किसने पढ़े थे? पूछा जाता है क्वेश्चन में। 1838 या 37 में जेम्स प्रिंसेप, क्या नाम था? एक ब्रिटिश अधिकारी था जेम्स प्रिंसेप, उसी ने ही आपके ये जो अशोक के अभिलेख है उन अभिलेखों को पढ़ा था। चलिए अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुका है 3। गंगा के दक्षिण में फैला गंगा और इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2-3 बार रिपीट हो चुका है, इसलिए महत्वपूर्ण है। तो आपको यहाँ पर समझाते हैं।
गंगा के दक्षिण में फैला गंगा और इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का जो क्षेत्र था प्राचीन काल में उसको मगध के नाम से जानते थे। किसके नाम से? मगध के नाम से जानते थे। अगला क्वेश्चन यहां पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड किस परत में आने पर जल जाते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, हर बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। चलिए आपको यहां पर बताते हैं हर परत के बारे में। यहां पर आपसे पूछा गया है कि अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल के किस परत में आने पर ही जल जाते हैं? वो परत यहां पर हो जाएगी कौन सी? मध्यमंडल। ठीक है, मध्यमंडल में आने पर उल्कापिंड जल जाते हैं। अगर यहां पर बात की जाए समताप मंडल, समताप मंडल को किस नाम से जानते हैं? समताप मंडल को जानते हैं ओजोन मंडल के नाम से, क्योंकि इसमें ओजोन परत पाई जाती है। कौन सी लेयर पाई जाती है? ओजोन लेयर इसमें पाई जाती है। और इसमें हवाई जहाज भी उड़ते हैं। क्या उड़ते हैं? हवाई जहाज भी आपके समताप मंडल में ही उड़ते हैं। ठीक है, और बहिर्मंडल जो कि सबसे लास्ट वाली परत होती है, जो कि सबसे ऊंचाई पर स्थित परत होती है, इसमें तमाम जो गैसें होती हैं, क्या होती हैं? जो गैसें होती हैं वो तरल अवस्था में, यानी कि तरल अवस्था में वो तैरती रहती हैं वहां पर। ठीक है, तो वहां पर तैरती रहती हैं, इतना आप यहाँ पर समझ लीजिए। और जो क्षोभ मंडल होता है, जो क्या होता है, जो आपका क्षोभ मंडल होता है उसमें क्या होता है? मौसमी संबंधित घटनाएं होती हैं। आंधी, तूफान, बारिश, ओला, सभी प्रकार की घटनाएं आपकी क्षोभ मंडल में होती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। कहता है कि 18वीं सदी में क्या हुआ था? राजाओं व नवाबों की ताकत छीनने लगी, उनकी सत्ता और सम्मान समाप्त या खत्म होने लगा, भारतीय शासकों की स्वतंत्रता कम करने होने लगी। उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे यहाँ पर इसका राइट आंसर। ठीक है, तो 18वीं सदी की अगर बात करें तो उस वक्त में जो राजा जो थे या नवाब जो थे उनकी जो ताकत है वो छिनने लगी थी, क्योंकि आपके अंग्रेजी जो शासक हैं उनका अधिकार हो चुका था, जिसके तहत उनकी सत्ता और सम्मान दोनों को ही खतरा उत्पन्न हो चुका था, यानी कि धीरे धीरे खत्म होने लगा था। और शासकों की जो स्वतंत्रता थी वो कम होने लगी थी, यानी कि ये सभी कारण यहाँ पर हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर यहाँ पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है? ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। चलिए आपको यहाँ पर बताते हैं, मृदा परिच्छेदिका की जो मोटाई है, मोटाई को कौन निर्धारित करता है? उच्चावच, समय, वनस्पति जात और प्राणी जात या जलवायु? राइट जो जवाब यहाँ पर आपका होगा वो होगा समय। समय के आधार पर मृदा जो परिच्छेदिका की है मोटाई वो बढ़ती रहती है या घटती रहती है। किसके आधार पर? कौन निर्धारित करता है? वो निर्धारित करता है आपका समय, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर कहता है, क्या कहता है? निम्न में से नदी के उपजाऊ जो मैदानी क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं? कहने का मतलब है नदी उपजाऊ क्षेत्र में कौन कौन से यहाँ पर आते हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का जो मैदान है वो भी आपका आ जाएगा, उपजाऊ मैदान ही होता है, क्योंकि वहां पर जनसंख्या अधिक निवास करती है, जल की उपलब्धता है वहां पर। ठीक है, और वांगसी नदी, ठीक है, ये भी यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। नील नदी मिस्र का वरदान के नाम से जानते हैं, वो भी आपका उपजाऊ मैदान हो जाएगा। तो यहाँ पर सभी इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जहाँ पर क्या होंगी? नदियाँ होगी, वहाँ का मैदान कैसा होगा? वहाँ का मैदान हमेशा ही उपजाऊ होगा और वहाँ जनसंख्या सघन होगी, यानी कि जनसंख्या अधिक वहाँ पर पाई जाएगी। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है आपकी एग्जाम के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। कहता है कि जलवायु के संबंध में ए और बी पर विचार करें और सही विकल्प का यहाँ पर चयन करें। जलवायु के संबंध में, किस पर? जलवायु के संबंध में आपको बताना है। जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। किसी स्थान की जलवायु सिर्फ इसकी ऊंचाई व उच्चावच पर निर्भर करती है। तो कौन सा यहाँ पर दोस्तों सही होगा? चलिए आपको यहाँ पर बताते हैं। अगर बात की जाए जलवायु की, जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है, जी बिल्कुल गलत होगा। वायुमंडल आपकी जो है आपका जो जलवायु है, क्या है? जो आपकी जलवायु है उसमें जो परिवर्तन होता है वो
कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? 5 वर्ष हो गए, 15 वर्ष हो गए, 20 वर्ष हो गए, ठीक है। यानी कि एक लंबी अवधि होती है। कैसी अवधि होती है? लंबी अवधि के दौरान आपके परिवर्तन होते हैं, जबकि दिन प्रतिदिन जो परिवर्तन देखने को मिलते हैं उसे दोस्तों मौसम कहते हैं। यहाँ पर मौसम की परिभाषा दी गई है, ना कि जलवायु की, ठीक है। तो जलवायु और मौसम में यही अंतर है। मौसम आपके दिन प्रतिदिन या 2-3 महीनों में परिवर्तित होते रहते हैं, जबकि जलवायु किसी विशेष स्थान पर 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष यानी कि किसी लंबी अवधि तक बने रहते हैं या उनका परिवर्तन होता है, उसको कहते हैं जलवायु। इतना याद रखिएगा। यानी कि कथन ए तो यहाँ पर गलत है, जो कि यहाँ पर मौसम के बारे में बताया गया है, ना कि जलवायु के बारे में। और कथन यहाँ पर बी सही है। स्थान की ऊंचाई पर भी निर्भर करती है और उच्चावच पर भी निर्भर करती है। तो बी यहाँ पर आपका कैसा है? बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ए यहाँ पर गलत होगा। ऑप्शन यहाँ पर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, प्राचीन काल में लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे? सभी लोग जानते हैं प्राचीन काल में लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे, ठीक है। तो संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। सभी लोग कहेंगे कि संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे, बिल्कुल गलत हो जाएगा। प्राचीन काल में लोग प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। किस भाषा का? प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। अगर वैदिक काल की बात की जाए तब आपको संस्कृत आंसर मारना है। और प्राचीन काल में तो प्राकृत, जो कि आम लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा थी, ठीक है। तो प्राकृत यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। इसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। सभी लोग क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। मैंने आपको संसाधन के बारे में अच्छे ढंग से समझा दिया है। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा किस संसाधन का उदाहरण है? मानव निर्मित होगा, नवीकरणीय होगा या अनवीकरणीय यहाँ पर होगा। मैंने आपको समझाया नवीकरण संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिनको पुनः उत्पन्न या प्राप्त किया जा सकता है, जो कभी समाप्त नहीं होते हैं, उनको नवीकरण कहते हैं। वहीं अनवीकरण ऐसे संसाधन होते हैं जिनको एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है, ठीक है। यानी कि ये समाप्त हो जाते हैं। और जो नवीकरण होते हैं ये आपके समाप्त नहीं होते हैं। अब आपको यहाँ पर अंदाजा लग गया होगा इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो चलिए आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। अगला यहाँ पर आ चुका है, सिलिकॉन घाटी कहाँ पर स्थित है? बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन जो आप देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए महत्वपूर्ण है। कैलिफोर्निया होगा, वाशिंगटन होगा, ओसाका होगा या अहमदाबाद होगा? चलिए आपको यहाँ पर बताते हैं। जो सिलिकॉन घाटी है वो आपकी कैलिफोर्निया में स्थित है। कहाँ पर? सिलिकॉन घाटी आपकी कैलिफोर्निया में स्थित है। अगर भारत की सिलिकॉन घाटी पूछी जाए, भारत की कहाँ की? भारत की सिलिकॉन घाटी अगर आप लोगों से पूछी जाए तब आपको बताना है बेंगलोर। क्या बताना है? बेंगलोर बताना है, ठीक है। तो आइए अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुका है 12। कहता है कि महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतकों के माध्यम से दर्शाई जाती है। बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। बोधिसत्वों को नहीं स्वीकारा गया क्योंकि उन्हें अभी ज्ञान की प्राप्ति करना बाकी था। मूर्तिकला के रूप में मथुरा तक्षशिला का पतन हुआ। तो ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है और इस चैप्टर को भी मैं कंप्लीट करवा चुका हूं। बौद्ध और जैन धर्म के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको मैं एनसीईआरटी बाय चैप्टर भी कंप्लीट करवा चुका हूं। क्लास 6 जो आपकी एनसीईआरटी है और 7th एनसीईआरटी है, सब कुछ मैंने कंप्लीट करवा दी है, ठीक है। तो आइए मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। अगर बात की जाए महायान बौद्ध धर्म की, तो इसमें क्या था? इसमें बुद्ध की जो है वो प्रतिमाएं ज्यादातर बनाई जाने लगी, ठीक है। और इसमें बोधिसत्वों को भी अपनाया गया क्योंकि उनको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा बुद्ध की प्रतिमाएं भी बनाई जाने लगी और कुछ संकेतकों के माध्यम से नहीं दर्शाई जाती थी। जब आपका महायान बौद्ध परंपरा नहीं थी उसके पहले कुछ संकेतकों के माध्यम से बुद्ध को मूर्तियों में दर्शाया जाता था। ये पहले की बात की गई है, ठीक है। और बोधिसत्व को भी यहाँ पर स्वीकारा गया था। यहाँ पर नहीं शब्द लगा है इसलिए ये यहाँ पर गलत हो चुका है। उनको ज्ञान भी यहाँ पर प्राप्त हो चुका था, ठीक है। तो मूर्ति कला के रूप में मथुरा का भी विकास हुआ और तक्षशिला उभरे थे। यहाँ पर कहा गया है कि पतन हुआ। दोस्तों यहाँ पर पतन नहीं हुआ था, जबकि ये आपके वहां पर विकसित हुए थे मथुरा और तक्षशिला मूर्ति कला के केंद्र के रूप में, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पतन शब्द दे दिया इसलिए ये गलत हो चुके हैं यहाँ पर। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन यहाँ पर 2 हो जाएगा।
चलिए अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से अधिक घनी क्षेत्र कौन से हैं? मतलब कि घनी आबादी वाले आपको यहाँ पर बताना है। एंडीज पर्वत के क्षेत्र, आल्प्स, गंगा के मैदान, हिमालय पर्वत के क्षेत्र। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जिसको मैं पहले ही बता चुका हूं, जो गंगा के मैदान होते हैं वहां पर आपकी जनसंख्या घनी पाई जाती है, ठीक है, क्योंकि वहां पर जल भी उपलब्ध होता है और खेती करने के लिए मृदा भी वहां पर कैसी होती है, उपजाऊ होती है। तो डायरेक्ट आंसर यहाँ पर आपका होगा गंगा के मैदान, वहां पर घनी जनसंख्या पाई जाएगी। इंडीज के पर्वत आपके ऊबड़ खाबड़ इलाके में होते हैं, वहां पर जनसंख्या कभी नहीं निवास करेगी लेकिन कम करेगी। ये पर्वत हमेशा ही गलत रहेंगे, ठीक है। जनसंख्या के मामले में वहां पर विरल जनसंख्या पाई जाती है। पर्वतों पर कैसी पाई जाती है? विरल, यानी कि कमतर पाई जाती है जनसंख्या। राइट आंसर ऑप्शन सी यहाँ पर होगा, गंगा के मैदान। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 14, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? ठीक है, तो तात्कालिक कारण यहाँ पर आपको बताना है। चर्बी वाले कारतूस, मिट्टी वाले कारतूस, बिजली वाले कारतूस, उपयुक्त में से सभी लोग इसका राइट आंसर जानते हैं। चर्बी वाले कारतूस आपके तत्कालिक कारण था 1857 के विद्रोह का। चावल का अग्रणी जो देश है वो कौन सा है? चीन, रसिया, जापान, भारत। सभी लोग जानते होंगे, ठीक है, सरल क्वेश्चन है यहाँ पर आप देख पा रहे हो। लेकिन जो आपकी क्लास 8th जो आपके एनसीईआरटी ज्योग्राफी है, वहां पर एक चैप्टर है आपका कृषि, ठीक है, तो वहीं पर जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उन पॉइंट को मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया है, जो कि आपकी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा आपका चाइना। चाइना चावल के मामले में आगे है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, क्योंकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए, इसलिए मैं यहाँ पर कहता हूं, ठीक है। अगर आपने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक भी कर दें और मेरे साथ लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिए, ठीक है। अभी आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे जिनको देखकर आप कहेंगे कि क्या यहाँ पर क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं, यानी कि हर एक टॉपिक से आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगला यहाँ पर देखिएगा, अवध अंग्रेजों के कब्जे में कब आया? सभी लोग जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, चलिए आपको यहाँ पर बताते हैं। 1856 में अंग्रेजों ने अवध पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया, कुशासन के आरोप में। किसके आधार पर? कुशासन के आरोप में इस पर कब्जा कर लिया था। लॉर्ड डलहौजी की बात की जाए, किसकी? लॉर्ड जो डलहौजी था उसने एक अधिकार लाया था। कौन सा अधिकार? कुशासन के आरोप पर राज्य को हड़प लो। हड़प नीति कौन लाया था? लॉर्ड डलहौजी, जिसने 1856 में अवध का विलय कर दिया था। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। जापान की कौन सी नदी मीलों के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध करवाती है? जो आपकी जापान की एक नदी है, वहां के जो मील हैं, कारखाने वाले जो मील हैं, उनके लिए जल की मात्रा उपलब्ध करवाती है। कौन सी नदी यहाँ पर है? ठीक है, तो उस नदी का दोस्तों नाम है योडो नदी। योडो नदी आप याद रखिएगा, जापान की ऐसी नदी है जो कि किस लिए प्रसिद्ध है? जो मील हैं वहां के, उन मीलों को क्या उपलब्ध करवाती है? जल वहां तक पहुंचाती है आपकी नदी योडो नदी। यांगसी आपकी चाइना में है, नील नदी आपकी अफ्रीका में है, जिसको मिस्र का वरदान के नाम से भी जानते हैं। अमेजन, इसकी बात ही यहाँ पर छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर योडो नदी इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, कौन थे? डलहौजी, माउंटबेटन, राजगोपालाचारी या नेहरू? राइट आंसर यहाँ पर होगा, कई लोग यहाँ पर कंफ्यूज होंगे। स्वतंत्र भारत की यहाँ पर बात की गई है, यहाँ पर आपको दो मुख्य बातें पता चलेंगी, ठीक है। तो राइट आंसर तो यहाँ पर माउंटबेटन होगा। तो चलिए दो बातें यहाँ पर बताते हैं। अगर बात की जाए स्वतंत्र, क्या बात की जाए? स्वतंत्र भारत के भारतीय यानी कि इंडिया का ही व्यक्ति हो, भारतीय, तब आपका आंसर होता राजगोपालाचारी। जबकि यहाँ पर पहले की बात की गई है, जब भारत आजाद हो चुका अंग्रेजी गुलामी से, तब भी आपके लॉर्ड माउंटबेटन ही थे गवर्नर जनरल। और अगर भारतीय की बात करें, भारतीय व्यक्ति, तो आपको बताना है राजगोपालाचारी, ठीक है। अंतिम भी थे और पहले भी थे, तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आइए अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। अगला कहता है कि नाना साहिब किसके दत्तक पुत्र थे? नाना साहेब किसके दत्तक पुत्र थे? तो ये पेशवा राय बाजीराव द्वितीय के,
बाजीराव प्रथम के या बालाजी बाजीराव। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर है आपका बाजीराव यहाँ पर प्रथम हो जाएगा। ठीक है, नाना साहब पेशवा बाजीराव प्रथम यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। अगला यहाँ पर है भीमबेटका पुरा स्थल आधुनिक समय में कहाँ पर है। भीमबेटका जो पुरा स्थल है वो आधुनिक समय में मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर शैल चित्रकला किसके अवशेष मिले हैं? शैल जो चित्रकला है उसकी यहाँ पर चित्रकारी और गुफा आपके अवशेष के रूप में प्राप्त हुए हैं भीमबेटका के। ठीक है, तो मध्य प्रदेश यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। अगला, राख के अवशेष कहाँ से मिले? राख के जो अवशेष हैं वो कुरनूल गुफा से मिले हैं। कहाँ से? कुरनूल गुफा से आपके राख के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपकी एग्जाम के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर ऊर्जा स्रोत की पहचान करें। यह एक परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, आपको बताना है। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि परंपरागत स्रोत क्या होता है ऊर्जा का। परंपरागत स्रोत जो कि जल्दी समाप्त हो जाते हैं। कैसे? जो जल्दी खत्म या समाप्त हो जाते हैं, जैसे आपका कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, खनिज तेल हो गया। ठीक है, तो ये आपके समाप्त होने वाले हैं, जिनको परंपरागत ऊर्जा के नाम से भी जानते हैं। ऐसा स्रोत आपको पहचानना है इन ऑप्शन में। और यह ऊर्जा स्रोत तब निर्मुक्त होती है जब अप्रशीकृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। तो कौन सा यहाँ पर सही है? बायोगैस, प्राकृतिक गैस, भूतापीय या मोम। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा प्राकृतिक गैस। कौन सा? राइट आंसर होगा प्राकृतिक गैस। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। अगला कहता है, क्या कहता है? अहमदाबाद गुजरात की किस नदी पर स्थित है? यह क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है आपके ईवीएस में। ईवीएस में भी आपके पूछा गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने जो दांडी यात्रा जो की थी वो गुजरात के किस नदी के तट पे की थी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपकी उस नदी का जो नाम है, गुजरात की जो नदी है अहमदाबाद वाली, वो आपकी है साबरमती। ठीक है, कौन सी है? साबरमती वो आपकी नदी हो जाएगी। चलिए आगे आइए, अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। पत्तन का अर्थ आपसे यहाँ पर पूछा है। यहाँ पर पत्तन लिखा है, क्या लिखा है? पत्तन। पत्तन का अर्थ क्या होता है? रेलवे स्टेशन नहीं होता है, बस स्टैंड भी नहीं होता है, हवाई द्वीप भी नहीं होता है, बंदरगाह इसका आंसर होता है। ठीक है, बंदरगाह। ठीक है, उसी को कहते हैं पत्तन। तो चलिए अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि भारत वस्त्र में पहला सफल आधुनिक वस्त्र मिल कहाँ लगा था? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो जो आपका जो पहला जो सफल आधुनिक वस्त्र मिल कारखाना जो लगा था भारत में, वो सबसे पहले मुंबई में लगा था 1857 के करीब। ठीक है, 1857 के करीब लगा था। तो राइट आंसर यहाँ पर मुंबई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन भ्रंतोस्त पर्वत है? भ्रंशोत्स पर्वत है, यानी कि ब्लॉक जो माउंटेन है वो यहाँ पर आपसे पूछा गया है। ब्लॉक पर्वत। कैसा पर्वत? ब्लॉक जो पर्वत होते हैं, ब्लॉक पर्वत। ठीक है, उसी को कहते हैं भ्रंशोत्स पर्वत। भ्रंतोस्त पर्वत उसी को कहते हैं, ब्लॉक पर्वत को। ठीक है, तो हिमालय पर्वत नहीं है, अल्पेशियन भी नहीं है, यूराल भी नहीं है, बाससेज पर्वत यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा, जो कि ब्लॉक पर्वत का एक उदाहरण है। ठीक है, यानी कि ब्लॉक पर्वत का निर्माण भ्रंश के रूप में होता है, भ्रंश घाटी के रूप में होता है। एक भाग ऊपर उठा, एक भाग नीचे धसा, ऐसे ऐसे वाला। ठीक है, ऐसे ऐसे वाला जो नीचे धस गया भाग है भाई आपका भ्रंश, उसी में पर्वत का निर्माण होता है, जो कि बाससेज इसका एक उदाहरण है। बात करेंगे हिमालय पर्वत की, ये एक युवा पर्वत है। कैसा पर्वत है? बलित है और युवा पर्वत है। बलित पर्वत का उदाहरण है, यूराल भी आपके बलित पर्वत का उदाहरण है, जबकि बाससेज आपका ब्लॉक पर्वत यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आपने यहाँ पर समझ लिया होगा। अगला क्वेश्चन, लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आह्वान निम्नलिखित में से कब किया गया था? 16 जनवरी 1946, 16 मार्च, 16 अगस्त या 16 नवंबर 1946 को? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा आपका क्या होगा? 16 अगस्त 1946 को
प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था? क्या मनाया गया था? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था 16 अगस्त 1946 को। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, हिस्ट्री क्लास 8 का यह क्वेश्चन है। ठीक है, तो पवन फार्मों में पवन चक्की के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, यह किस राज्य में है? ठीक है, तो संसाधन वाले चैप्टर से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, मैंने ऐसे ही क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं जो आपकी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो। ठीक है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में कथन के रूप में पूछा जाता है ए और बी, फिर आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है, केवल ए सही है, बी सही है। तो उस प्रकार के क्वेश्चन तभी आप कर पाएंगे जब इस प्रकार के क्वेश्चन को आप यहाँ पर अच्छे ढंग से समझ लेंगे। तो चलिए यहाँ पर समझा देता हूँ। ठीक है, तो पवन चक्की के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, उस राज्य को यहाँ पर बताना है। राजस्थान में भी आपको पवन चक्की द्वारा पवन फार्मों में ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, गुजरात में भी, तमिलनाडु में भी, यानी कि सभी जगह। ये आपके प्रमुख राज्य हैं 3। ठीक है, गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु, जहां पर क्या होता है, जहां पर आपकी पवन चक्की के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके ये राज्य, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निर्जीव वस्तुएं कहलाती हैं। मैंने आपको शुरुआत के ही पहले क्वेश्चन में ही बताया था, जो निर्जीव वस्तुएं होगी उनको कहते हैं अजैव संसाधन। क्या कहते हैं? अजैव संसाधन। वहीं जिनमें जीवन पाया जाता है वो आपके जैव संसाधन होते हैं। वास्तविक जिनकी मात्रा निश्चित होती है वो आपके वास्तविक होते हैं। संभाव्य जिनकी संभावना हो किसी क्षेत्र में संसाधन की, तो वो आपके संभाव्य संसाधन हो जाते हैं। इतना तो आप लोग याद रखेंगे ही। चलिए अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। अगला है कि शुतुरमुर्ग के अंडे से क्या बनाए जाते थे प्राचीन काल में? पूरा पाषाण युग की बात हो रही है, पूरा पाषाण युग की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, तो जो आपके जो शुतुरमुर्ग के जो अंडे के अवशेष मिले हैं, पहले आपको बता ही देता हूँ अवशेष। शुतुरमुर्ग के जो अंडे के अवशेष मिले हैं वो पटने नामक पुरा स्थल से मिले। कहाँ से? पटने नामक पुरा स्थल से मिले हैं, जो कि आपके महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से अवशेष आपके मिले हैं शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष। याद रखिएगा, अंडे के छिलके के अवशेष प्राप्त हुए हैं आपके पटने महाराष्ट्र से। ठीक है, इतना आपने समझ लिया। अब यहाँ पर बात करते हैं इन अंडों से क्या बनाया जाता था? मनके बनाए जाते थे, मूर्तियां या बर्तन या खिलौना। तो जाहिर सी बात है अंडों से आपके मनके ही निर्मित होंगे, ना कि मूर्तियां। ये कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपके मनके यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वस्त्र निर्माण उद्योग में किसका प्रयोग किया जाता है? जब वस्त्र यानी कि कपड़ा का निर्माण किया जाता है उसमें किसका प्रयोग होता है? कपास का भी होता है, ऊन का भी होता है, सिल्क का भी होता है, यानी कि सभी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। तो चलिए यहाँ पर आपको बताते हैं। सीटेट के पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आपको ज्यादातर देखने को मिलेंगे। स्थायी पवनों के संबंध में ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ये पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती हैं। पश्चिम एवं पूर्वी इनके उदाहरण हैं। किन पवनों की बात की गई? स्थायी जो पवनें होती हैं। कैसी पवनें? जो एक स्थायी पवनें होती हैं, वे वर्ष भर लगातार एक ही दिशा में निश्चित क्या करती हैं? दिशा में ही चलती रहती हैं। सही है, यहाँ पर ये पश्चिम और पूर्वी पवनें इनके उदाहरण हैं। दोनों ही कथन यहाँ पर आपके राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। भारत में शुतुरमुर्ग किस युग में थे? क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपके जो शुतुरमुर्ग हैं ये आपके पूरा पाषाण काल में। कब? पूरा पाषाण, यानी कि सेकेंड आंसर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 33। भारत के आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है? प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है आरंभिक। पेडागोजी का यह क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? पेडागोजी का यह क्वेश्चन है, जिसको आपको समझना अति आवश्यक है। तो यहाँ से पूछा है कि भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है। कांगड़ा शैली, गिरनार का शैल अभिलेख, पादशाहनामा चित्रकला, मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला। तो सबसे उपयुक्त जवाब यहाँ पर है वो है मध्य प्रदेश की जो शैल चित्रकला है। भीमबेटका से जो प्राप्त अवशेष हैं उन्हीं के आधार पर हम कह सकते हैं कि आरंभिक मानवों की समझ के बारे में कुछ कहा जा सकता है, यानी कि प्राथमिक स्रोत माने जा सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि इंडिया शब्द किससे बना है? इंडिया शब्द जो है आपके इंडस से बना है। किससे?
इंडस से आपका बना है। अगला यहाँ पर आ चुका है, ऋग्वेद की भाषा कौन सी है? क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ऋग्वेद की जो भाषा है वो आपकी प्राक संस्कृत है। कैसी है? प्राक संस्कृत है आपके ऋग्वैदिक की भाषा, याद रखिएगा। ऑप्शन 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, क्या कहता है? हुंसगी जो पुरा स्थल है किस राज्य में है? हुंसगी जो पुरा स्थल है वो आपके किस राज्य में है? गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और हरियाणा। आपके कुछ पुरा स्थल हैं, ठीक है, उनका मिलान से भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे हुंसगी आपका हो गया, ठीक है, आपके कुरनूल गुफा हो गई आपके राख के, वहां से अवशेष प्राप्त हुए। पटने आपका हो गया जहां से शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं, ठीक है। तो ऐसी कुछ कुछ जगह हैं, जैसे आपके मान लो हड़प्पा कालीन ही नगर हो गए तो उनका मिलान आपको करने के लिए दिया जाता है। वो भी आपको यहाँ पर पता होने चाहिए, वो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैच करने यानी कि मिलान वाले क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए, यहाँ पर होसंगी जो पुरा स्थल है वो आपके कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। तो याद रखेंगे, बड़ा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। जैसे कपास को उगाने के लिए सर्वोत्तम मृदा कौन सी होती है? काली मिट्टी, लेटराइट, रेतीली या चिकनी मिट्टी? काली मिट्टी। काली मिट्टी को काली कपास वाली मिट्टी, काली कपास वाली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। काली मिट्टी आपके गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और आपके महाराष्ट्र वाले इलाके में ये पाई जाती है काली मिट्टी, ठीक है। तो इतना भी आप याद रखेंगे, काली मिट्टी यहाँ पर राइट है। अगला है यहाँ पर, बंगाल का विभाजन कब हुआ? बंगाल का विभाजन कब हुआ? बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, लॉर्ड कर्जन ने किस स्थान का विभाजन किया था? तो बंगाल का विभाजन किया था। महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? आपके एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, इसलिए महत्वपूर्ण है यहाँ पर, ठीक है। सुनहरा रेशा किसको कहा जाता है? पटसन को। पटसन को सुनहरा रेशे के नाम से भी जानते हैं। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर आपका 4 यानी कि ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, पटसन। अगला, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? यह नारा जो दिया था, ये दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से घने बसे क्षेत्र में से कौन से हैं? घने क्षेत्र कहाँ पर आपके पास जाते हैं? नदियों के किनारे। कहाँ पर? नदियों के किनारे आपके उपजाऊ जो मैदान होते हैं वहां पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा है दक्षिण पूर्वी एशिया, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, इन सभी जगहों पर घनी आबादी आपकी पाई जाती है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सभी हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग ताकि न केवल वर्तमान बल्कि भावी पीढ़ी की आवश्यकता को पूरी करे को क्या कहते हैं? उसको कहते क्या है? उसको कहते हैं सतत पोषणीय विकास। ऑप्शन 1 यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। इसका मतलब होता है संसाधनों का ऐसा प्रयोग करो जिनसे आने वाली जो पीढ़ी है वो भी इन संसाधनों का प्रयोग कर पाए, यानी कि संसाधनों को बचाए रखो, उनका संरक्षण ही आपका एक सतत पोषणीय विकास होता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कंपनी को बिन शुल्क चुकाए, ठीक है, व्यापार की अनुमति किसने दी थी? बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। औरंगजेब ने दी थी। किसने? औरंगजेब ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि जापान का मानचेस्टर के नाम से किसे जाना जाता है? राइट आंसर यहाँ पर होगा ओसाका। ओसाका को कहते हैं जापान का मानचेस्टर, जबकि भारत का जो मानचेस्टर है अहमदाबाद को कहा जाता है। किसको? अहमदाबाद को भारत का मानचेस्टर कहा जाता है। वहीं बात की जाए उत्तर भारत की, उत्तर भारत का जो मानचेस्टर है किसको कहा जाता है? कानपुर को कहा जाता है। उत्तर भारत का मानचेस्टर किसको कहा जाता है? कानपुर को कहा जाता है। दक्षिण भारत की बात की जाए, दक्षिण भारत की बात की जाए तो कोयम्बटूर, कोयम्बटूर जो स्थान है
उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं दक्षिण भारत का मानचेस्टर और उत्तर भारत का कानपुर और भारत का अहमदाबाद, जापान का ओसाका। याद रखिएगा सभी मानचेस्टर को, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। भारत की इलेक्ट्रॉनिक जो राजधानी है वो आपकी है बेंगलोर। इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कौन सी है भारत की? वो है आपकी बेंगलोर। चलिए अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? 1906 में हुआ था। कब? 1906 में हुआ था। अगला यहाँ पर देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 48। वे लोग जो देश को छोड़कर चले जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? जो देश को क्या करते हैं? छोड़कर ही चले जाते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं? उत्प्रवासी कहलाते हैं। उत्प्रवासी आपके कहलाते हैं जो देश को छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि रूस में क्रांति कब हुई? 1917 में रूसी क्रांति हुई थी। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।